हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चली हुई है एनसीईआरटी की, जिसके अंदर हम 10 क्वेश्चन करके हम सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। तो देख लेते हैं भाई इसके अंदर क्या बोला गया है। ठीक है, सोल्यूशन देख लेते हैं भाई। इजी सा क्वेश्चन है। देख लेते हैं भाई सोल्यूशन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम्स नंबर। हमें कुछ क्वांटम नंबर की वैल्यू दी गई है और उसके अंदर ये बोला गया है कि इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आगे कंडीशन दे रखी है उन्होंने। सबसे पहला हमारे पास ए पार्ट के अंदर अंदर इसने बोला है हमारे पास एन की वैल्यू 4 है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, -12। इसने दे दिया है, यानी अगर n की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 हो गई। अब सबसे पहले हम इसके अंदर ये निकालते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n² का। तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 रख देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ये 8 बन जाएगा। तो हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखो, एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास दो क्या आते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक की स्पिन ऊपर की तरफ होती है, एक की स्पिन नीचे की तरफ। कहने का मतलब एक की स्पिन हमारे पास +½ होती है और दूसरे की हमारे पास -½ होती है। ठीक है, अब हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें से जो आधे इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन कितनी होंगी बताओ। यानी 32 का आधा कितना होता है, 16। यानी 16 इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो हमारे पास कितनी होगी, -½ होगी। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी स्पिन -½ होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट देख लेते हैं बी पार्ट। नेक्स्ट है एन की वैल्यू दे रखी है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 दे रखी है और एल की वैल्यू 0 दे रखी है। तो सबसे पहले एन की वैल्यू 3 होगी और सबसे पहले ऑर्बिटल बना लेते हैं। एल की वैल्यू 0 किस ऑर्बिट सबसेल के लिए होती है, एस के लिए, तो 3s हो गया। अब एस ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो आते हैं भाई, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। इसका आ जाएगा हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इजी सा है। इसके अंदर क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। शो दैट द circumference of Bohr orbit for the hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit। इसके अंदर ये पूछ रहा है कि मान लिया मेरे पास ये कोई भी एटम है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, ये हमारे पास क्या है भाई, शेल है। जो इसकी ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है। क्या है भाई, ये हाइड्रोजन एटम है। ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास बोर ने बताया था, जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी। सरकमफ्रेंस क्या होती है, इसके चारों तरफ की बाउंड्री, अंदर का हिस्सा नहीं, सिर्फ चारों तरफ की बाउंड्री। ठीक है, जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी वो डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ होगी उसके क्या है, वो इंटीग्रल मल्टीपल है। यानी कि फॉर एग्जांपल सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, 2πr होता है, और ये हमारे पास लैम्बडा होता है। और यहाँ पर एन एन लैम्बडा निकालेंगे, यानी एन है यहाँ पर कोई भी एक सिंपल वुल नंबर रेशो, एंड 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, अप टू सो ओन। अब सोल्यूशन देख लेते हैं इसने क्या, यही हमें सोल्व करना है। सबसे पहले देखो, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी क्या बताया था उसने, बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया था बताओ। जो हमारे पास बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था, H अपॉन में
2 पाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास mv था भाई नीचे, mvr h में 2 पाई, ये बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक रिलेशन था, तो इसको एडजस्ट करो, 2 पाई को इस तरफ लेके जाओ, 2 पाई आर हो गया, n बाई एच एम वी हो गया, ठीक है, ये हो गया, कितना हो गया। अब हमें पता है एच अपॉन में एम वी किसके बराबर होता है, लैम्बडा की इक्वल होता है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। तो इस एच अपॉन में एम वी की जगह पे लैम्बडा रख दो, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये इसका हमारे पास कौन सा था भाई, 32 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition N4 to N2 of helium positive spectrum? ये कह रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है एक, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, और इन्होंने वैल्यू दे दी N4 से N2, यानी जो सेल है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है N4 से N2 पर आ रहा है, किसके अंदर, हीलियम स्पेक्ट्रम के अंदर। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो ये ट्रांजिशन होगी किससे मैच करेगी, किस लाइन से मैच करेगी, तो देख लेते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू, यानी 1/λ इज इक्वल टू आर एच रेडबर्ग कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई जेड स्क्वेयर n1 स्क्वेयर और n2 स्क्वेयर, ये एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाएंगे फॉर हीलियम पॉजिटिव एटम के लिए, फॉर हीलियम पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर एच एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, देखो इसकी हीलियम की एटॉमिक नंबर है, जेड क्या है भाई यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 2, जेड की वैल्यू 2 होगी, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू 4 नहीं होगी, होगी बिल्कुल। और यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी होगी 4 माइनस, और n2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो भाई ये आ गया हमारे पास। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई जब आप सोल्व कर लेना, जब इसको सोल्व करेंगे ना ये आएगा, मैं बता देता हूँ, 3RH/4 ये निकलाएगा। अब हम निकालेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए, इसके लिए जेड की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो वही वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ आर एच मल्टीप्लाई 1। अब देखो ये लाइन दोनों के लिए सेम है, यानी दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन N4 से N2 तक जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या निकला आया आर एच, या फिर इसके लिए ये वैल्यू रखो ही मत, एक टाइम के लिए इसकी वैल्यू ये रखो ही मत, यहाँ पर यही रखो, हालांकि यही आएंगी। अब क्या करो, इसको और इसको इक्वल रखो, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल रख देंगे। तो देखते हैं, ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आर एच इज इक्वल टू n1 स्क्वेयर माइनस
N2² इज इक्वल टू 3RH/4। ठीक है, जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये RH नीचे चला जाएगा, मतलब ये RH उठ के यहाँ पर नीचे चला जाएगा, तो RH से RH कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा N2² 3/4। अब हमें खुद ही ये सोचना होगा कि n की वैल्यू क्या हो और n2 की वैल्यू क्या हो जो यहाँ पे 3/4 आ जाए। तो अगर n1 की वैल्यू क्या हो बताओ, अगर n1 की वैल्यू 1 और n1 की वैल्यू 1 और किसकी वैल्यू n2 की वैल्यू 2 हो जाए तो यहाँ पे 3/4 के इक्वल आ जाएगा। और जब ये ट्रांजिशन होती है ना n2 से n1 पर, ये किस सीरीज के अंदर जाती है, ये लाइमन सीरीज के अंदर जाती है, तो इसका आंसर ये आएगा n2 से n1 पर लेमन सीरीज। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, ये हमें एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास 34 का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। एक प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर हीलियम पॉजिटिव, इसने एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, हीलियम 2 पॉजिटिव बन गया। द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट 2.18 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जूल पर एटम। देखो भाई, आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सबको पता है भाई, 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 बाई में यहाँ पे आता है जेड स्क्वायर। ये जेड है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और बाई में एन स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकाले, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो ई एन इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इतनी आ जाएगी। ठीक है, अगर हम हीलियम के लिए निकाल लें, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लेना, और इसको सोल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 8.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18, इतना आंसर आएगा। ठीक है, ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। इफ द डायमीटर ऑफ ए कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर, ये कोई भी हमारे पास कार्बन एटम है, उसका डायमीटर है 0.15 नैनोमीटर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन ए स्ट्रेट लाइन अक्रॉस लेंथ स्केल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्या है भाई, कार्बन एटम है, कार्बन का एटम है, इसका क्या दिया गया है, एक डायमीटर दिया गया है, जो कि कितना है भाई, इसका डायमीटर दिया गया है 0.15 नैनोमीटर दिया गया है। हमें ये बताना है कि हमारे पास एक स्केल है जो 20 सेंटीमीटर लंबा है, उसके अंदर कितने एटम होंगे जो साइड बाय साइड हम लगा सकते हैं, कितने एटम आएंगे इस स्केल के ऊपर। तो सॉल्यूशन के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमें क्या दिया गया है, हमें लेंथ दी गई है स्केल की, तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ स्केल, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर हम यहाँ से जीरो हटाने की कोशिश करें तो पॉइंट लग जाएगा, तो 10⁻8 नैनोमीटर हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कार्बन एटम की जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 0.15 नैनोमीटर दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं
कार्बन एटम्स या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच प्लेस्ड साइड बाय साइड। कितने हो गए, इसको डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ इतने एटम्स होंगे भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है। 2 मल्टीप्लाई 10⁸ 8 एटम्स ऑफ कार्बन आर अरेंज्ड साइड बाय साइड। अभी इसका उल्टा पूछ लिया। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम इफ द लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट इज इतनी सेंटीमीटर। अब के बाद रेडियस पूछ रहा है उस एटम की। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास कितने एटम्स हैं जो साइड बाय साइड अरेंज किए गए हैं, तो लिख लो नंबर ऑफ एटम्स अरेंज्ड साइड बाय साइड। कितने हैं, 2 इंटू 10⁸8। ठीक है, और उस अरेंजमेंट की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ अरेंजमेंट 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है भाई। अब हमें डायमीटर निकालना है एक का। डायमीटर ऑफ ईच कार्बन एटम कैसे निकालेंगे, इसके लेंथ के बारे में 2.4 बाय में 2 इंटू 10⁸8 कर देंगे। कितना आ जाएगा, यह कटेगा 1.2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इतना डायमीटर आ गया। ये तो आया डायमीटर। हमने पूछा क्या है, हमसे रेडियस पूछी गई है, और हमें बताया रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर कितना है, 1.2 इंटू 10⁻⁻18 -8। तो यहाँ से हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, सोल्व करके देख लेना। 6.0 10⁹9 आ जाएगा समथिंग सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 आएगा भी। ठीक है, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। देखो भैया, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ ए जिंक एटम, देखो साथ साथ लिखते चलते हैं। डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ जिंक एटम कितना दिया गया है, 2.6 एंगस्ट्रॉम के अंदर दे रखा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पूछ रहा है ये, कैलकुलेट रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर। पिकोमीटर के अंदर जिंक की रेडियस निकालनी है। सबसे पहले तो रेडियस निकालते हैं। डायमीटर का हाफ कर दो, हाफ इंटू डायमीटर 2.6, कितना आ जाएगा 1.3। अब 1.3 आया है, ये किसके अंदर आया है, एंगस्ट्रॉम के अंदर आया। हमें पिकोमीटर के अंदर निकालना। पिकोमीटर से पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। हम मीटर से इसको पिकोमीटर में ले जाएंगे तो 1.3 इंटू 10⁻⁻12 पिकोमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब बी पार्ट क्या पूछ रहा है, पहले पार्ट का तो आंसर ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए लेंथ ऑफ, हमें जो स्केल की लेंथ है वो कितनी दी गई है, स्केल की जो लेंथ है वो हमें कितनी दी गई है भाई, 1.6 पिकोमीटर दी गई है ना, सेंटीमीटर है ये, सेंटीमीटर। इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻10। ठीक है, पिकोमीटर।
अब एक एटम का डायमीटर कितना है? डायमीटर ऑफ वन एटम कितना दिया गया है? 2.6। ठीक है, कितना दिया गया है? 2.6। लेकिन ये किसके अंदर दिया गया है? ये दिया गया है एंगस्ट्रॉम के अंदर। इसको भी पिकोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 260 पिकोमीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम तो कितने आ जाएंगे? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 बाई में 260। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। मैं बता देता हूँ, ये मैथमेटिकल पोर्शन है। 6.154 इंटू 10⁻7 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 38। ए सर्टेन पार्टिकल कैरीज, कोई भी एक पार्टिकल है वो इतना कूलम चार्ज है उसके ऊपर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। सॉल्यूशन देखो, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 कूलम, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको डिवाइड कर दो। तो कितना आंसर आएगा? ये मैथमेटिकल पोर्शन में बता देता हूं आपको। ये आंसर आएगा अपने पास, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसने ये कहा कि अपने पास एक ऑयल की ड्रॉप है, उसके पास चार्ज इतना है, तो ये बताओ जो ऑयल की ड्रॉप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। पीछे वाले क्वेश्चन है सेम उसकी एक तरह है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप -1.282 10⁻⁻18 कूलम चार्ज है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन -1.0602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, बताओ। जितना दे रखा है बाई में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आएगा। यही था, एक आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम रदरफोर्ड अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जनरली द थिन foil of heavy atoms like gold, platinum, extra have been used to the bombardment by the alpha particles. If the thin foil of light atoms like aluminum, etc. is used, what difference would you observe from the above result? देखो भाई, यहाँ पे क्या बोला गया है? जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया? जो ये फॉइल थी ना, जो ये जिसके ऊपर अल्फा रेज क्या करवाई थी? स्केटर करवाई गई थी। उसने हैवी मेटल लिए थे, लाइक हमारे पास गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना, ये एलिमेंट लिए थे, इनकी फॉइल ली थी। देखो ये वाली, ये फॉइल जिनके ऊपर क्या करवाया गया? अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट करवाया गया। लेकिन पूछ ये रहा है क्वेश्चन में, अगर हम लाइट मेटल ले लेते, लाइक एल्यूमिनियम ले लेते, ठीक है, लाइक क्या ले लेते? एल्यूमिनियम ले लेते, तो क्या फिर क्या रिजल्ट होता?
तो ऐसा रिजल्ट होता, देखो अल्फा रेज कम डिफ्लेक्ट होती। अब जितनी ज्यादा अब अल्फा रेज देखो इसके अंदर डिफ्लेक्ट हो रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रही हैं। उससे अगर हम यहाँ पर एल्यूमिनियम लेते, गोल्ड की जगह पर एल्यूमिनियम लेते, तो जो अल्फा रेज है वो कम डिफ्लेक्ट होती, और जो जिस डायरेक्शन से अल्फा रेज जा रही थी उसी डायरेक्शन पर एक अल्फा रेज वापस आ रही थी, तो वो बिल्कुल ना के बराबर होता। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो जो मॉडल है एटम का, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। तो ये रीजन था भाई, इसलिए लिया था इन्होंने हैवी मेटल्स की फॉइल ली थी। तो आज के लिए इस क्वेश्चन में इतना ही करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक करेंगे, ठीक है।